नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। मैं अक्सर अपना एपिसोड सैटरडे को रिकॉर्ड करता हूं और संडे को इसको अपलोड करते हैं। कभी कभी हफ्ते में एक आध प्रोग्राम में एक्स्ट्रा भी करता हूं, लेकिन जो प्रोग्राम मैंने इस हफ्ते के लिए सोच रखा था वो कुछ हालत ऐसे हो गए जिसकी वजह से मेरे को लगा कि वो इसको संडे को अपलोड करना वो अप्रोप्रिएट नहीं है। 2 दिन पहले यानी कि 2 जून को हमारे देश में एक बहुत बड़ी रेल दुर्घटना हो गई, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग मर गए हैं। ताज़ा खबर के अनुसार 290 लोगों की मौत हुई है और करीब 900 लोग घायल हो गए हैं। ये शायद हमारे देश की दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में गिनी जाएगी। इस रेल दुर्घटना के बारे में हमारे मीडिया और प्रेस में पिछले एक दिन से काफ़ी खबरें छप रही हैं। टीवी पर भी लगातार इसका प्रसारण हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री भी दुर्घटना स्थल पर जाकर उन्होंने उसका दौरा किया और अस्पताल में जो लोग वहाँ पर घायल थे उनको भी उन्होंने देखा। तो आज के इस एपिसोड में मैं इस दुर्घटना के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, एक दो स्लाइड ही दिखाऊँगा। मैं बात करूँगा रेलवेज़ के बारे में और कुछ आपको ऐसा डेटा दिखाऊँगा जिससे आपको भी ये पता चलेगा कि हमारी रेलवेज़ का इस वक्त कैसा हाल बना हुआ है। बहुत संक्षिप्त में मैं आपको इस दुर्घटना की जानकारी दे देता हूँ। ये दुर्घटना हुई थी जून 2023 को शाम को 7 बजे के आसपास। ये हुई दुर्घटना स्थल था बाहनागा स्टेशन, जो कि उड़ीसा के बालासोर जिले में आता है। यहाँ पर हैरानी वाली बात और थोड़ा चौंका देने वाली बात यह है कि इस दुर्घटना में 3 गाड़ियां इन्वॉल्व थीं। कोरामंडल एक्सप्रेस जो कि हावड़ा यानी शालीमार से मद्रास की तरफ जा रही थी, वो एक गुड्स ट्रेन से टकराई। वो गुड्स ट्रेन ठहरी हुई थी और उस टक्कर की वजह से वो उसकी बॉगीज दूसरी ट्रैक पर जाकर गिरी और उसी समय वहां पर बेंगलोर से हावड़ा की सुपरफास्ट एक्सप्रेस वो जा रही थी और वो भी उन बॉगीज में जाके टकरा गई। बीबीसी ने इस हादसे को एक डायग्राम के तौर पर बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। नीले रंग की ये हावड़ा सुपरफास्ट थी जो बेंगलोर से हावड़ा जा रही थी। इसको सीधे जाना था। इधर से कोरामंडल एक्सप्रेस आ रही थी, उसको भी सीधे निकल जाना था। लेकिन किसी वजह से ये कोरामंडल एक्सप्रेस यहाँ लूप लाइन पर इसको भेज दिया गया। यहाँ पर एक गुड्स ट्रेन खड़ी हुई थी, उसमें जाके कोरामंडल एक्सप्रेस टकराई। उसके डिब्बे चारों तरफ बिखर गए। बहुत जोर का एक्सीडेंट हुआ। कोरामंडल एक्सप्रेस की उस समय स्पीड करीब 100 किलोमीटर के ऊपर थी और इतनी ही स्पीड हावड़ा सुपरफास्ट की थी, क्योंकि दोनों गाड़ियां बाहनागा स्टेशन पर नहीं रुकती थी। ये जब डिब्बे इधर उधर गिर गए, उधर से हावड़ा सुपरफास्ट आई, वो भी इनसे टकरा गई और उसके भी 4-5 डिब्बे डिरेल हो गए। ज्यादा नुकसान कोरामंडल एक्सप्रेस को हुआ था। अब ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसके लिए तो हम सरकार के ऑफिशियल बयान का इंतजार करेंगे। लेकिन कुछ अटकलें जरूर लगाई जा रही हैं, जिसमें एक सैबोटाज का भी जिक्र हो रहा है कि एकदम से जिस गाड़ी को पूरा ग्रीन सिग्नल मिला हुआ था, कोरामंडल को डबल ग्रीन सिग्नल मिला हुआ था, उसको सीधे जाना था, लेकिन सडनली वो लूप लाइन पर कैसे आ गई। इसके लिए कुछ लोग कहते हैं वो सिग्नल फेलियर था, कुछ लोग बोलते हैं इंटरलॉकिंग फेलियर था। खैर, इसका इंतजार हम करेंगे फाइनल रिपोर्ट आने तक। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये एपिसोड अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अब मैं बात करूंगा रेलवे के 2-3 अलग अलग पहलुओं पर। सबसे पहले बात करते हैं सेफ्टी यानी कि सुरक्षा के ऊपर। ये 2018 की एक न्यूज़ रिपोर्ट है जो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी थी। इसमें ये कहा गया है कि 1.4 यानी कि 1,40,000 रेलवे सुरक्षा का जो स्टाफ है उसकी पोस्ट अभी खाली हैं। एंड इट्स अ क्लियर अपैथी ऑफ रेलवेज, यानी कि रेलवे को इससे कोई मतलब नहीं है, ना ही वो इस पर चिंतित है।
अक्टूबर 2014 में यही खबर दी लॉजिकल इंडियन में भी छपी थी। उन्होंने भी कुछ इसी तरह की बात की थी कि यहाँ पर स्टाफ की कमी है रेलवेज में, और लगभग 31 ट्रेन डिरेलमेंट्स 2018 में हो चुके हैं। ये उससे पहले साल यानी कि 2017 से थोड़े से ज़्यादा हैं, जबकि 29 डिरेलमेंट हुए थे। फिर स्टाफ क्रंच भी उन्होंने काफ़ी डिटेल में इसमें लिखा है कि लगभग 2 करोड़ 30 लाख पैसेंजर्स हर दिन रेल पर सफ़र करते हैं और उनकी जान को खतरा बना हुआ है। आगे दी लॉजिकल इंडियन लिखते हैं कि ये 1,40,000 जो पोस्ट हैं वो इसी साल भरी जाएंगी, जिसके लिए नोटिफिकेशंस आने शुरू हो गए हैं। 2018-19 में कितनी वैकेंसीज भरी गई इसका डेटा मेरे को नहीं मिला है, लेकिन मैं अब आपको एक न्यूज़ रिपोर्ट दिखाता हूं जो दी वायर में छपा था दिसंबर 2022 में। और इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है पार्लियामेंट के एक क्वेश्चन का, जिसमें मंत्री महोदय ने जवाब दिया है। माफ करिएगा, ये रिपोर्ट है जनवरी 2023 की। इसमें रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने ये कहा है कि पिछले मार्च में यानी कि 2022 में बहुत बड़ी स्टाफ शॉर्टेज थी, लेकिन दी वायर के हिसाब से अभी भी सिचुएशन वैसी ही बनी हुई है। अश्विनी वैष्णव जी के हिसाब से 3,12,000 वैकेंसीज अभी भी यानी कि जनवरी 2023 में बनी हुई हैं, और ये सारे जोन्स को मिलाकर ये वैकेंसीज हैं। नदर्न जोन में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज इस वक्त हैं 38,754। ये इन वैकेंसीज हैं इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, क्लर्क, स्टेशन मास्टर्स, टिकट कलेक्टर्स इत्यादि। यहाँ तक के लोको पायलट्स की भी शॉर्टेज बनी हुई है, और इसी वजह से कई एम्प्लॉयज़ आजकल ओवर टाइम कर रहे हैं, और इसका उन्होंने कंप्लेन भी किया है। एक छोटा मोटा एजिटेशन भी हुआ था, लेकिन उनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो आज कितनी वैकेंसीज बनी हुई हैं इसके लिए मैं आपको एक साइट दिखाता हूँ, railwayrecruitment.in। इंडियन रेलवे recruitment.in के हिसाब से इस वक्त 2,40,000 वैकेंसीज बनी हुई हैं, जो ये कहते हैं जल्द ही भरी जाएंगी। और इसमें सब तरह की वैकेंसीज हैं, सिक्योरिटी स्टाफ की, स्टेशन मास्टर्स की, टिकट कलेक्टर्स की। इन वैकेंसीज का अगर आप डिटेल देखेंगे तो थोड़ा सा आप भी चकित हो जाएंगे। गैंगमैन की वैकेंसीज 20,719, जूनियर इंजीनियर 15,091, असिस्टेंट लोको पायलट 26,000 से ज़्यादा, सेक्शन इंजीनियर 4500 से ऊपर, गार्ड्स 1,000, ट्रैक मेंटेनर 40,721 वैकेंसीज, कांस्टेबल 9,500, सब इंस्पेक्टर 1,120 और टिकट कलेक्टर 3,000। मतलब हर तरह की वैकेंसीज हैं। ग्रुप डी लेवल पर 1,03,769 वैकेंसीज हैं। नॉन टेक्निकल पोस्ट 35,000 से ऊपर वैकेंसीज हैं। तो आप स्वयं ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय जो लोग रेलवे में काम कर रहे हैं उनके ऊपर कितना स्ट्रेस है। वो अपनी एक शिफ्ट से ज़्यादा काम करते हैं, कई बार दो दो शिफ्ट भी करनी पड़ रही हैं। और अगर सेफ्टी स्टाफ है ही नहीं, ट्रैक मेंटेनेंस इंजीनियर्स नहीं है, इंस्पेक्टर्स नहीं है, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी फ्रीक्वेंसी से ये सब मॉनिटर हो रहा है। और जैसा कि जानते हैं ये सरकार केवल चुनाव के टाइम काम करती है, इसीलिए 2019 में ये नौकरियां एक बार भरी गई थी, और अब फिर से चुनाव आने वाले हैं। तो ये सारी पोस्ट जो कि आप देख रहे हैं कि विल बी अनाउंस सून, ये इस साल के अंत तक अनाउंस होंगी, फिर भर्ती होगी, और फिर प्रधानमंत्री जी इन सब को अपॉइंटमेंट लेटर्स देंगे, तो जिससे ये लगेगा कि बहुत सारी नौकरियां हैं और अनएम्प्लॉयमेंट इस देश में है ही नहीं। तो ये थी रेलवे में स्थिति स्टाफ के शॉर्टेज की, जिसमें सुरक्षा संबंधी स्टाफ भी बहुत ज़्यादा इस वक्त कम है। अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं कि सुरक्षा के मामले में हमारी सरकार कितना खर्च कर रही है, और क्या रेलवे उस पैसे को इस्तेमाल कर पा रही है या नहीं।
10 जनवरी 2023 को स्टेट्समैन में ये खबर छपी थी कि यात्रियों को अभी 5 साल और इंतजार करना पड़ेगा, इससे पहले उनकी यात्रा सुरक्षित नहीं होगी। इसी खबर में आगे ये भी बताया गया कि 2017 में केंद्रीय सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपया सैंक्शन किया था रेलवेज के लिए, जिससे वो सेफ्टी के जितने भी इश्यूज हैं उन पर वो काम शुरू कर दे। लेकिन आज तक ये पैसा खर्च नहीं किया गया है। केंद्रीय सरकार ने ये 1 लाख करोड़ रुपया एक कोष के तहत रेलवेज को दिया था। इस कोष का नाम था राष्ट्रीय रेल संरक्षक कोष। इस नेशनल रेलवे सेफ्टी फंड में ज्यादा पैसा केंद्रीय सरकार ने देना था और थोड़ा सा रेलवेज ने भी इसमें कंट्रीब्यूट करना था। 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये फंड कैसे खर्च करेंगे इसका भी डिटेल रेलवे मिनिस्ट्री को दे दिया था कि किस तरह से वो अपने सारे काम की प्रायोरिटी बनाएं और एक प्रायोरिटी लिस्ट के अनुसार इस पैसे को खर्च किया जाए। अब आप जानिए कि किस तरह से रेलवे बोर्ड भी सेफ्टी के मामले में पीछे ही रहा। इस फंड के नियमों के अनुसार 15,000 करोड़ केंद्रीय सरकार को प्रतिवर्ष देना था और 5,000 करोड़ इसमें रेलवे की तरफ से उनका कंट्रीब्यूशन था। लेकिन आज तक रेलवे ने एक भी पैसा इस फंड में नहीं दिया। इस वजह से ये फंड कभी ऑपरेशनल हुआ ही नहीं। इसकी सीधी जिम्मेदारी केंद्रीय रेल मंत्री की है और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन की है कि उन्होंने सुरक्षा यानी सेफ्टी के जितने भी उनको काम करने थे वो उन्होंने एक तरह से साइड में रख दिए। और मैं ज़्यादा इस पर बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन 200 वंदे भारत ट्रेन क्या इस वक्त हमारी ज़रूरत थी? और जिस तरह से चुनाव के पहले उनका इनॉग्रेशन होता है तो वो सीधा ये दिखाता है कि उसका जो प्लानिंग है वो किसी और मतलब से है, वो इलेक्शन के मतलब से है, ना कि रेलवेज में कोई सुधार करने के लिए। लगता ऐसे है कि आज रेलवेज एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो गया है जो कि अंडर स्टाफ्ड है, वहाँ लोग उतनी मात्रा में नहीं है जितने होने चाहिए और ना ही ये ऑर्गेनाइजेशन सुरक्षा पर कोई खर्च करने के लिए तैयार है। लेकिन नई गाड़ियों का उद्घाटन हर हफ्ते हर महीने एक ना एक होता रहता है। अब जैसा मैंने कहा, वंदे भारत गाड़ी ठीक है, अच्छा है, इट इज़ गुड टू हैव। अगर आपके पास पैसा है तो ज़रूर उन्हें चलाइए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके बगैर रेलवेज चल नहीं सकता। शताब्दी गाड़ियां बहुत समय से चली जा रही हैं और वो भी उतनी ही अच्छी हैं। कोचेस डिफरेंट हैं, टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, लेकिन पैसेंजर के लिए उससे खास फर्क नहीं पड़ता है। वंदे भारत के किराए भी शताब्दी से बहुत ज़्यादा हैं। और सुरक्षा के मामले में एक चीज़ मैं आपको याद दिला दूं कि परसों जो ये हादसा हुआ है बालासोर के पास, उसमें हमारे जो दोनों गाड़ियां थी उसमें LHB कोचेस लगे हुए थे, जो पैसेंजर कोचेस थे। ये LHB जर्मनी की टेक्नोलॉजी है, एल्स्टॉम द्वारा बनाए जाते हैं। सबसे पहले ये 1995 में भारतीय रेल में ये इंट्रोड्यूस किए गए और 2002 के बाद इनका एक मास प्रोडक्शन हुआ, जिससे पुराने जो जितने भी कोच थे वो सारे बदले गए। और अगर ये ऐसा नहीं किया गया होता तो कल जो हादसा हुआ है, परसों जो हादसा हुआ है, उसमें 300 की जगह कम से कम 3 या 4 गुना लोग ज़्यादा मरने थे। तो सेफ्टी पर अगर आप नहीं खर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में इसको भुगतना पड़ेगा। चलते चलते मैं एक टिप्पणी करूंगा कि क्या ऐसे मौके पर रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं। ये तो सबको पता है कि लाल बहादुर शास्त्री ने 2 बार इस्तीफा दिया था जब रेल हादसे हुए। पहली बार नेहरू जी ने नहीं माना था, लेकिन दूसरी बार उनको उनका इस्तीफा मानना पड़ा था। उस बारे में आप नेट पर पढ़ सकते हैं कि किस वजह से नेहरू जी ने उनका इस्तीफा माना था। इसके अलावा नीतीश कुमार ने 1999 में जब रेल दुर्घटना हुई तब उन्होंने इस्तीफा दिया।
ममता बनर्जी ने सन 2000 में और सुरेश प्रभु ने 2016 में। इन सब के जब ये पावर में थे तब इनके शासन के दौरान ये रेल हादसे हुए थे जिसमें काफ़ी लोग मरे थे। ट्विटर पर हमारे भक्तगण के काफ़ी अजीब अजीब से कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या अश्विनी वैष्णव रेल चला रहे थे, वो क्यों इस्तीफा दें। और दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि वो इतने पढ़े लिखे हैं, उन्हें इस्तीफा देने की क्या ज़रूरत है। एकदम से अब भक्त लोगों को पढ़ाई नज़र आने लगी है। अभी तक ये सब ये बोलते थे कि राजनीति करने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। मेरे हिसाब से दो कारण की वजह से रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। सबसे पहला तो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती ही है। आपके विभाग में 300 लोगों की जान गई है आपके रेल दुर्घटना में, तो इसकी जिम्मेदारी किसी को तो लेनी पड़ेगी। और दूसरा ये है कि इस्तीफा देकर आप वो रास्ता भी क्लियर कर देते हैं जिससे एक निष्पक्ष वहाँ पर जांच हो सके। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।